नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल डेली जीएस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आज के टॉपिक्स की। आज की क्लास का प्रमुख टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, यानी कि जो हमारे पास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, इसमें हम कुछ प्रमुख अधिनियम्स को पढ़ने वाले हैं। प्रमुख एक्ट यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की बात करें, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान हुई। इस अधिनियम के अंतर्गत मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने से प्रतिबंधित किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4, विच मीन्स कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसे चार्टर एक्ट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पहली बार जो बंगाल का गवर्नर था, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। यानी कि वो जो गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, अब वो बन चुका था गवर्नर जनरल। और यहां पर नोट लाइन ये है दोस्तों कि बंगाल का जो पहला गवर्नर था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1757 में बना था। जब इसका नाम परिवर्तित हो गया पद का, तो इसके जो पहले गवर्नर जनरल कहे जाते हैं बंगाल के, उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो ये वन लाइनर में बहुत बार पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे या फिर गवर्नर जनरल कौन थे। तो गवर्नर हो गए रॉबर्ट क्लाइव एंड गवर्नर जनरल हो गए वॉरेन हेस्टिंग। और इन वॉरेन हेस्टिंग की सहायता करने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, जिसे काउंसिल ऑफ 4 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? काउंसिल ऑफ 4। क्यों? क्योंकि इसमें 4 मेंबर्स हैं। यह ऑल्सो नॉन एज द कैलकाटा काउंसिल, इसे कलकत्ता परिषद के भी नाम से जाना जाता है। यह इनकी मदद के लिए बनाया गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी और इसी के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन, देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास, मुंबई और जो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे, इन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था। और ये इससे पहले होता ये था कि मद्रास हो, चाहे बंबई हो, चाहे बंगाल हो, हर प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर्स हुआ करते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही वर्ष 1774 में कलकत्ता में देश का पहला जो है सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें कुल मिलाकर जो है 4 जज थे और उन जज में जो मुख्य चीफ जस्टिस थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो थे, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। इसी एक्ट के तहत जो है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। और अंततः इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जो गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखा जाने लग गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्ट ऑफ 1773। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था? अब देखो दोस्तों, जब 1773 में हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट बने थे, तो इसमें प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक 20 साल में जो है इनको रिन्यू किया जाएगा। यानी कि 1773 के बाद जो पहला एक्ट आया था वो आया था 1793 का एक्ट, और इसके बाद जो दूसरा आया था वो आया था 1813 का एक्ट। और यही 1813 का चार्टर एक्ट था, जिस चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चाय के व्यापार का जो एकाधिकार था उसको 20 सालों के लिए बढ़ा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 1 जो है 1813 का चार्टर एक्ट, ये सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। 1813 के अधिनियम के अंतर्गत, देखो पहले इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। एक्चुअली हो क्या रहा था कि जिस समय नेपोलियन बोनापार्ट का कार्यकाल चल रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो ब्रिटिश यहां पर मर्चेंट थे या जो ब्रिटिश यहां पर व्यापारी थे,
इनके व्यापार को क्या कर दिया था, यूरोप में रोक लिया था या प्रोहिबिट कर लिया था। जिसके बाद से लगातार इंग्लैंड में बैठे हुए व्यापारी ये डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश सरकार से कि भाई अब हमें जो है एशियन कंट्रीज में या भारत में जाने के लिए क्या किया जाए, व्यापार करने का मौका दिया जाए। क्योंकि इससे पहले होता क्या था, 1813 से पहले जो इंडिया है या जो ईस्टर्न कंट्रीज है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर मिलती थी व्यापार करने की। फाइनली हुआ ये कि जो ब्रिटिश मर्चेंट थे इनको अलाउ कर दिया गया कि आप इंडिया में जाकर क्या कर सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं। और इसी के बाद जो है इस अधिनियम के तहत पहली बार ये हुआ कि जो कंपनी की मोनोपोली थी, यानी कि जो कंपनी का कंप्लीट जो वहां पर एकाधिकार था, इसको कुछ हद तक आंशिक रूप से कहेंगे दोस्तों, पूर्णतः नहीं, आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। और साथ साथ में यही वो पहला एक्ट था जिस एक्ट के आधार पर पहली बार भारत में जो है जो इंग्लिश मिशनरीज थी, यानी कि जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, उनको भारत में आने की क्या मिली थी, अनुमति मिली थी। साथ साथ में यह भी बता दूं दोस्तों कि 1813 के अधिनियम के आधार पर ही भारत देश के लिए लगभग जो है 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए का लगभग क्या किया गया था, पैसा जो है अलॉट किया गया था ताकि भारतीय शिक्षा जो है, इंडियन एजुकेशन, उसमें लगाई जाए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह अहम कदम उठाया गया था। इसके अलावा जो कंपनी का जो मुनाफा था, डिविडेंड था, इसमें 10.5% जो है ये जाना था ब्रिटिश सरकार को। तो इस प्रकार से 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसने जो है कंपनी के जो एकाधिकार थे उन पर कुछ नियंत्रण स्थापित किया था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग किया गया था? ऑप्शन है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1919 का भारत शासन अधिनियम या 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के आधार पर ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, इसके पॉलिटिकल और इसके जो कमर्शियल मैटर्स थे, यानी कि राजनीतिक और वाणिज्यिक जो एकाधिकार थे, उनको अलग अलग किया गया था। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया क्यों गया था वो भी जान लेते हैं। जब 1773 में हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट आया था या चार्टर एक्ट आया था, तो इसमें कुछ डीमेरिट्स थी, कुछ कमियां थी, और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम 1781 में एक एक्ट पास हुआ था जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। देखो दोस्तों, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का एक ही काम था कि इसने बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी वाइसरॉय की, और जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे, इनके काम क्या होंगे, यानी कि द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये पहली बार महत्व में आया था 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के आधार पर। और इसी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद जो है तुरंत बाद इसके जो है वर्ष 1784 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। इसे पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा गया था क्योंकि पिट्स दी यंगर जो थे, इनके द्वारा यह अधिनियम लाया गया था। अधिनियम की विशेषताएं जान लेते हैं दोस्तों। इसने कंपनी के राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल, वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल कार्यों को अलग अलग कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले दे दिए, और जो वहां पर इसके जो राजनीतिक मामले थे यानी कि पॉलिटिकल जो मैटर्स थे, वो पॉलिटिकल मैटर्स के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक बोर्ड जो था, इस नियंत्रण बोर्ड की भी स्थापना करी थी। इस प्रकार से हुआ ये कि जो द्वैत शासन प्रणाली थी, वो द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत भारत में हो चुकी थी। पहला कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा, और दूसरा कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्णतः नियंत्रण जो है प्रदान करने की अनुमति वहां पर दे दी गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर वॉरेन हेस्टिंग। अब देखो दोस्तों, यहां पर भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा है, न बल्कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इसकी व्याख्या जान लेते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश काल में ब्रिटिश कालीन जो भारत है, इसमें पहली बार केंद्रीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में इसने कदम रखा था, और इस नियम की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो निम्नलिखित थी। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इसे सारी की सारी जो सिविल यानी कि नागरिक जो अधिकार, सिविल पावर्स होती हैं और जो सैन्य शक्तियां होती हैं, वो प्रदान कर दी गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और इस अधिनियम के अंतर्गत
मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर लिया गया था। यानी कि जो मद्रास और जो बंबई के गवर्नर्स थे, उनकी जो भी पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर, उनसे इनको डिप्राइव कर दिया गया था। और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका से संबंधित जो है असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। इसी के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को अब नियामक कानून कहा जाने लगा, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया था। और जो नए कानून के तहत बने कानून थे उन्हें एक्ट या अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था। अब देखो दोस्तों, जो हमने पिछले 1813 में पढ़ा था कि कंपनी के जो है आंशिक रूप से कंपनी की मोनोपोली जो थी वो खत्म हो गई थी, उस मोनोपोली को पूर्णतः यानी कि कंप्लीट जो खत्म किया था वो किया था 1833 के अधिनियम ने। इट मींस कि जो पॉलिटिकल बॉडी के रूप में काम कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पॉलिटिकल बॉडी को यहां पर क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और अब ये प्योरली यानी कि विशुद्ध रूप से प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया था। इसी के साथ साथ 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ही वर्ष 1834 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग या लॉ कमीशन भी बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े दोस्तों, किस अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को महत्व दिया गया था? ऑप्शन ए 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम या 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, दैट इज 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। पहले 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में जान लेते हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषित किया था, जिसका उद्देश्य यह था कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी है। और क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया था, जिसे 1921 से लागू कर दिया गया था। इसी कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं दोस्तों कि मॉन्टेग्यू जो थे इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, यानी कि भारत के राज्य सचिव थे। और चेम्सफोर्ड इस समय दिन भारतीय वाइसरॉय के रूप में मौजूद थे। और इन्हीं के द्वारा जो रिफॉर्म लाया गया था, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा गया था। अधिनियम की विशेषताएं ये थी कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान करते हुए पहली बार राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया था, जिसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अलग अलग सूचियों में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। लेकिन सरकार का ढांचा जो था अभी भी केंद्रीय था और एकात्मक बना हुआ था। इसी अधिनियम के दौरान जो है पहली बार जो प्रांत है, इस प्रांत के विषयों को यानी कि सब्जेक्ट्स को दो भागों में बांटा गया था, हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड सब्जेक्ट। इस अधिनियम ने ही पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि बाई कैमरल सिस्टम जो था इसकी और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब होता है एक होता है अपर हाउस दैट इज राज्यसभा और एक होता है लोअर हाउस दैट इज लोकसभा। इनका गठन पहली बार 1919 के अधिनियम के दौरान हो चुका था। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाना था। मतलब इनका जो इलेक्शन होना था लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स का, वो डायरेक्ट इलेक्शन होना था, ना बल्कि इनडायरेक्ट। 1919 के अधिनियम के अनुसार वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़ दें अगर, तो 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य करवा दिया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है सांप्रदायिक आधार पर यानी कि कम्युनल जो है आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत भी की गई थी। 1919 के अधिनियम के दौरान के अंतर्गत ही लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया था तथा भारत सचिव द्वारा किए जा रहे जो भी काम थे वो उच्चायुक्त तक हस्तांतरित कर दिए जाते थे। इसी के अंतर्गत जो है पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी और अंततः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार जो है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था और राज्य विधानसभाओं को अपना अपना बजट जो है स्वयं बनाने के लिए उनको शक्तियां दे दी गई थी या पावर्स सौंप दी गई थी। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सूची 1 में है ए, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
नियंत्रक बोर्ड की स्थापना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, वाइसरॉय पद का सृजन 1858 का भारत शासन अधिनियम, केंद्रीय बजट तथा प्रांतीय बजट का पृथक्करण 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो जैसे हमने पिछले 3 एक्टों में अभी अभी ये पढ़ा था कि पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए का जो है वो एक सही हो जाएगा। वहीं पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे और राजनीतिक मामले थे दोनों को अलग किया गया था, और जो नियंत्रक बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी स्थापना की गई थी 1784 में, यानी कि बी का सेकंड सही हो जाएगा। वाइसरॉय पद का पहली बार जो क्रिएशन हुआ था वो 1858 के अधिनियम से हुआ था, यानी कि सी का भी ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। और चौथा, केंद्रीय बजट को पहली बार जो है केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट या यूनियन बजट से जो स्टेट बजट होता था, प्रोविंशियल बजट, उसको सेपरेट किया गया था 1919 के अधिनियम के दौरान, यानी कि इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़े दोस्तों, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946 या फिर 13 दिसंबर 1946? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 9 दिसंबर 1946 को। आपको बता दूं दोस्तों कि जो प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही थी, इसी के अंतर्गत संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसी बैठक में सर्वसहमति से या सर्वमान्य ढंग से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यानी कि परमानेंट नहीं थे, ये जो है इंटरिम थे या नॉन परमानेंट काइंड के थे। लेकिन इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने जो है अपना बहिष्कार कर दिया था, बॉयकॉट कर लिया था, इस बात को कहते हुए कि हमें क्या चाहिए, पृथक पाकिस्तान चाहिए। इनकी डिमांड थी पृथक पाकिस्तान की। वहीं संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का परमानेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और साथ साथ में एस.सी. मुखर्जी जो थे इसके उपाध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे। इसके अलावा जो बी.एन. राव थे, इनको संविधान सभा के सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया था। ठीक 2 दिन बाद जो है यानी कि 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव सामने रखा गया था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसको जो है मुस्लिम लीग को इस प्रस्ताव पर सिग्नेचर करने के लिए समय दिया गया था, किंतु जब मुस्लिम लीग ने इसका बॉयकॉट जो है उस पर अडिग रहे थे, तो अंततः 22 जनवरी 1947 को अंततः क्या कर दिया गया था, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इस पर सिग्नेचर कर लिए गए थे। तो इस स्लाइड में जो प्रमुखता आपको याद रखना है इस वाले क्वेश्चन में, वो ये है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, और संवैधानिक सलाहकार जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर दैट इज बी.एन. राव। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या आयरलैंड। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहीं से पहली बार कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है, इस कॉन्करेंट लिस्ट का हमने क्या लिया था, प्रावधान लिया था भारतीय संविधान में। प्रमुख विदेशी स्रोतों की बात करें, जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि भारत का जो संविधान है इसे कहा जाता है उदार का थैला, यानी कि बोरोविंग्स बैग। इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने भारत के संविधान में अधिकतर बाहरी जो देशों के संविधान थे वहां की कुछ प्रमुख विशेषताओं को शामिल किया। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 में से हमने संघीय तंत्र यानी कि फेडरल सिस्टम, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान आदि यहां से लिए हैं। ब्रिटेन के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है संसदीय शासन यानी कि फेडरल सिस्टम, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, सिंगल सिटीजनशिप, मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट का जो परिसार होता है, परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख का मतलब है रिट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। इसके अलावा संसदीय विशेषताएं और द्विसदनवाद यानी कि जो बाइकैमरलिज्म है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाना यानी कि द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, एंड फाइनली राष्ट्रपति पर लगने वाला इंपीचमेंट यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग। वहीं आयरलैंड के संविधान से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति यानी कि आर्टिकल 55 हमने लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है, आप लोग जानते होंगे कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को नामांकन करते हैं यानी कि नॉमिनेट करते हैं, और यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
कनाडा के संविधान से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी कि रेजिड्यूरी पावर जो होती है वो रेजिड्यूरी पावर केंद्र में होंगी या सेंट्रल लिस्ट में होंगी, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना और उच्चतम न्यायालय का जो है परामर्श लेना, यानी कि आर्टिकल जो हमारे पास 143 है, ये सब हमने लिया है कैनेडियन पार्लियामेंट से। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का रुक जाना या स्थगन कर देना, सस्पेंड करना, ये लिया है। सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इसके आदर्श भी सोवियत संघ से लिए गए हैं। वहीं फ्रांस के संविधान से हमने रिपब्लिकन यानी कि गणतंत्रात्मक ढांचा और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को लिया है, यानी कि इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जो ब्रदरहुड है यानी कि फ्रेटर्निटी है, ये हमने लिए हैं फ्रांस से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है कि संविधान के भीतर संशोधन किस प्रकार से किया जाए, यानी कि आर्टिकल 368। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखो ऊपर नामांकन था दोस्तों, मनोनीत करना था, और यहां निर्वाचन यानी कि इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जापान के संविधान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। तो आज के अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सरदार पटेल। संविधान सभा से जुड़ी हुई संविधान के निर्माण से संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई जो प्रमुख समितियां थी, उनमें से कुछ समितियां थी संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जो थी राज्यों के समझौते करवाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, एंड संचालन समिति यानी कि स्टीयरिंग कमेटी, इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कुछ अन्य समितियों की बात करें तो संविधान सभा के लिए जो कार्य संबंधी समिति थी वो थी जीवी मावलंकर जी के पास, कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया और राष्ट्र ध्वज से संबंधित जो तदर्थ समिति थी वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। तो इसी के साथ आज की स्लाइड जो है हम लोग यहां पर पूर्ण करेंगे। अंततः आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न जो है वो सामने है, आप इसका जरूर आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम या फिर 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आई रियली होप दोस्तों आपको जो है डेली जीएस सीरीज पसंद आ रही होगी, नॉलेजेबल लग रही होगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को जो है शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। टिल देन स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच।